हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अबाइंड परिवार में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। आज के इस करंट अफेयर के सेशन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 19 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर। तो इस करंट अफेयर में हम लोग साथ में स्टैटिक जीके और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी साथ में क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर। तो स्क्रीन पर देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा आज का। तो ये है हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा फर्स्ट को लॉन्च किया है। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, तो इसका नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो है टाइफा फर्स्ट। ये है टाइफा फर्स्ट। और जो ये टाइफा फर्स्ट है, इसको लॉन्च करने वाला कौन है? तो इसको तो लॉन्च करने वाला केन्या देश है, लेकिन इसको लॉन्च किसने किया है? तो इसको लॉन्च किया है अमेरिका की जो कंपनी है स्पेस एक्स। तो इस स्पेस एक्स की जो है वो किस रॉकेट से लॉन्च हुआ है? तो ये लॉन्च हुआ है फाल्कन 9 से। तो स्पेस एक्स जो कंपनी है ये अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है। तो अमेरिका की कंपनी ने ये जो उपग्रह है, तो इस उपग्रह को हाल ही के अंदर क्या किया है? लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है ये? तो लॉन्च करने वाला तो केन्या देश है। तो इसका तो राइट आंसर है वो तो क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा केन्या। ठीक है। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं केन्या की, तो ये केन्या जो है इसने क्या किया कि हाल के अंदर जो अपना फर्स्ट पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं EOS-01 है ना, यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है। यानी ये जो पृथ्वी पर जो भी प्राकृतिक आपदा आएगी, जैसे भूकंप आएगा, जैसे गर्मी वगैरह पड़ती है, ठीक है ना, यानी पृथ्वी पर जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती है, तो उन घटनाओं का क्या करेगा? ये अवलोकन करेगा। ठीक है ना। तो देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं केन्या की, तो केन्या की जो राजधानी है वो कौन सी है? तो केन्या की राजधानी का नाम है नैरोबी। और आप लोगों को पता है कि जो नैरोबी है, ये इस नैरोबी के अंदर किसी का एक मुख्यालय है। तो किसका मुख्यालय नैरोबी के अंदर? तो ये मुख्यालय है UNEP का। ठीक है, यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो इससे UNEP का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो वो मुख्यालय नैरोबी के अंदर, जो पड़ती है केन्या की राजधानी। देखिए आप लोग, जैसे मैं आप लोगों से पूछना चाहूं कि आर्टेमिस मिशन जो है ये कहाँ का मिशन है? तो ये एक अमेरिका का मिशन है। और अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? नासा है। ठीक है ना। तो इस जो आर्टेमिस मिशन है, इस मिशन के तहत जो अमेरिका है, ये अमेरिका क्या करेगा? मनुष्य को चांद के ऊपर भेजेगा। तो मनुष्य को चांद पर भेजने वाला जो मिशन है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आर्टेमिस मिशन। जैसे हम लोग बात करते हैं इंडिया की, तो हाल ही के अंदर इंडिया का एक मिशन है वन वेब इंडिया 2। तो इस मिशन के तहत इंडिया जो है वो कितने उपग्रह भेजने वाली है? तो इंडिया भेजने वाली है 36 उपग्रह। जैसे वन वेब जो है ये कहाँ की कंपनी है? तो वन वेब कंपनी है UK की, यानी ब्रिटेन की। ठीक है ना। तो वन वेब इंडिया 2 मिशन के तहत कितने उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे 36 उपग्रह। ठीक है ना। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन।
बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, बायोपिक 800 किस खिलाड़ी के जीवन से प्रेरित है। ठीक है ना। तो जैसे हम लोग बात करते हैं ऑटोबायोग्राफी की, ये है ऑटो बायोग्राफी। तो कौन सी ऑटोबायोग्राफी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये हम लोग बात करते हैं 800 बायोग्राफी है ना, 800। तो ये 800 जो बायोपिक है, ये बायोपिक किसकी है, तो ये बायोपिक है श्रीलंका के स्पिनर खिलाड़ी हैं। तो ये बायोपिक किनकी है, तो श्रीलंका के एक खिलाड़ी है, एक स्पिनर। तो इनका नाम क्या है, तो ये जो स्पिनर है इनका नाम है मुथैया मुरलीधरन, मुथैया मुरलीधरन। और ये श्रीलंका के एक स्पिन गेंदबाज है। तो इन्होंने अपनी जो टेस्ट क्रिकेट की जो लाइफ है, या फिर पूरी जो क्रिकेट लाइफ है, इस क्रिकेट लाइफ के अंदर इन्होंने सर्वाधिक विकेट कितने लिए, तो ये 800 विकेट लिए हैं इन्होंने। तो 800 विकेट किन्होंने लिए, तो ये लिए हैं श्रीलंका के स्पिनर मुथैया मुरलीधरन। तो ये इनकी क्या है, तो ये इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है। आप देखिए आप लोग, जैसे मैं आप लोगों से पूछना चाहूं कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो ये किन की बायोग्राफी है कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो ये बायोग्राफी है युवराज सिंह की। यानी कि युवराज सिंह जो है ये भी एक भारतीय क्रिकेटर है। तो ये उस टाइम कैंसर से पीड़ित थे। तो जब ये कैंसर से पीड़ित थे तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। उसका नाम क्या है, तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। आगे देखिए आप लोग, द रेस ऑफ माई लाइफ। तो ये किन की ऑटोबायोग्राफी है कि द रेस ऑफ माई लाइफ। तो ये है भारत के धावक मिल्खा सिंह जी की। तो मिल्खा सिंह जी की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। ठीक है ना। अब देखिए, जैसे मैं आप लोगों से एक और पूछना चाहूं, जैसे ये बायोग्राफी है प्लेइंग इट माई वे। तो ये किसकी बायोग्राफी है, तो जैसे हम लोग बात करते हैं प्लेइंग इट माई वे, तो ये बायोग्राफी है किसकी, सचिन तेंदुलकर की। आगे देखिए आप लोग, जैसे मैं बात करना चाहूं कि ऑस्ट्रेलिया के एक स्पिनर है जिनका नाम क्या है, शेन वॉर्न। ठीक है। तो शेन वॉर्न की भी एक ऑटोबायोग्राफी है। तो उसका नाम क्या है, वो है नो स्पिन के नाम से। ठीक है। तो ये जो नो स्पिन जो ऑटोबायोग्राफी है ये किन की है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर है शेन वॉर्न। तो इन शेन वॉर्न की जो ऑटोबायोग्राफी है तो उसका नाम क्या है, नो स्पिन। ठीक है ना। तो ये सारी क्या थी, ऑटोबायोग्राफी थी। ठीक है ना। हाँ, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना। ठीक है ना। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं जल बजट पेश करने वाला जो फर्स्ट स्टेट बना है तो वो बना है कौन, केरल। तो जैसे हम लोग बात करते हैं केरल की है ना, तो ये जो केरल है इस केरल के अंदर वैसे पानी की कमी तो नहीं है, यानी यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं और बहुत सारे तालाब भी है। और यहाँ पर जो बरसात होती है
वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन होता क्या है कि जो गर्मियाँ होती है, यानी जो गर्मियों के दिन होते हैं, तो गर्मियों के दिनों में वहाँ पर क्या होता है कि कुछ जगह क्या होता है, अकाल पड़ जाता है। तो इस अकाल से निपटने के लिए, इस अकाल से निपटने के लिए जो है वहां पर जो है पहला बजट लाया गया है, ठीक है ना। तो फर्स्ट जल बजट किसने पेश किया है? तो ये पेश किया है किसने? केरल की सरकार ने, ठीक है ना। तो हमारा जो राइट आंसर है वो तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी ऑप्शन। हाँ, अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं हाँ केरला की, तो केरला के अंदर देखिए केरल के जो मुख्यमंत्री है, ये जो केरल है, केरल की राजधानी कौन सी है? तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, ठीक है। और केरल के जो सीएम है, तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है पिनरई विजयन। तो जो पिनरई विजयन है, ये क्या है? ये केरल के सीएम है। जैसे हम लोग बात करते हैं गवर्नर की, राज्यपाल, तो वो कौन है? वो है आरिफ खान। तो आरिफ खान जो है ये कहाँ के राज्यपाल है? तो ये राज्यपाल है केरल के, ठीक है। हाँ, अब जैसे हम लोग बात करते हैं केरल की, तो केरल का जो फोक डांस है, यानी वहां पर कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, लोक नृत्य? तो केरल का है एक तो मोहिनीअट्टम, ठीक है। तो केरल का जो लोक नृत्य है वो मोहिनीअट्टम, ये बहुत ही फेमस है केरला के अंदर, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि हाल ही में किसे मेलकम अदिस एशिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग बात करते हैं मेलकम, ये है मेलकम अदिस एशिया, मेलकम अदिस एशिया पुरस्कार 2023। तो ये मेलकम जो अदिस एशिया पुरस्कार है, ये किस क्षेत्र के अंदर दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु। तो सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है मेलकम अदिस एशिया पुरस्कार 2023। तो इस पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? तो इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है सन 2000 ईस्वी से, ठीक है ना। तो इसके अंदर यदि आप लोग बात करते हो मेलकम अदिस एशिया पुरस्कार जो है, तो ये किनको मिला है? तो ये मिला है उत्सव पटनायक को। तो इसका जो राइट आंसर है वो तो क्या हो जाएगा? उत्सव पटनायक। तो उत्सव पटनायक जो है ये एक अर्थशास्त्री है, और साथ में क्या है, ये एक लेखक भी है, ठीक है ना। तो ये इकोनॉमिस्ट भी है, और ये क्या है? एक राइटर भी है, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग बात करते हैं, ये तो 2023 की बात हुई, ठीक है। तो जैसे हम लोग बात करते हैं 2022 की, तो 2022 में ये पुरस्कार किनको मिला था? तो ये जो पुरस्कार मिला था 2022 में, वो मिला था प्रभात पटनायक जी को, ठीक है ना। तो जो प्रभात पटनायक जी है, इनको 2022 में मिला था कौन सा पुरस्कार? तो ये मिला था मेलकम अदिस एशिया पुरस्कार, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए,
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि हाल ही में किसको प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो प्रवासी भारतीय पुरस्कार की हम लोग बात करते हैं तो यह है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार। तो ये किनको प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया है राज सुब्रमण्यम जी को। तो राज सुब्रमण्यम जो है तो इनको प्रदान किया गया कौन सा पुरस्कार। तो ये प्रदान किया गया है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार। तो जैसे हम लोग बात करते हैं कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। जैसे हम लोग बात करते हैं 9 जनवरी 1915 को, ठीक है ना। तो सन 1915 के अंदर महात्मा गांधी जो है ये साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे। तो इस खुशी के अंदर जो है प्रवासी दिवस मनाया जाता है इंडिया में। तो कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी के दिन, ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं आगे देखिए आप लोग। तो 9 जनवरी को क्या मनाते हैं। तो ये मनाते हैं प्रवासी दिवस। तो हाल ही में आप लोगों को पता है कि कौन सा प्रवासी दिवस मनाया गया है। तो हाल ही के अंदर 17वां प्रवासी दिवस मनाया गया है, ठीक है ना। तो ये जो प्रवासी दिवस मनाया गया है तो ये कहां पर मनाया गया है। पहली बात तो ये मनाया गया है इंदौर एमपी में, ठीक है ना। तो इंदौर एमपी में कौन सा डे मनाया गया है। तो ये मनाया गया है 17वां भारतीय प्रवासी सम्मेलन, ठीक है। जैसे देखिए आप लोग तो इसके अंदर जो है वो चीफ गेस्ट कौन था। तो इसके अंदर जो चीफ गेस्ट था उनका नाम है गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान। तो ये जो गुयाना के राष्ट्रपति थे मोहम्मद इरफान जो है वो इसके अंदर क्या थे, चीफ गेस्ट थे। किसके अंदर, 17वें भारतीय प्रवासी दिवस के सम्मेलन में, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग कि अप्रैल 2023 में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग बात करते हैं नार्को स्टेट की, नार्को स्टेट, तो ये जो नार्को स्टेट बना है तो ये कौन सा देश बना है। तो ये देश बना है सीरिया। तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा सीरिया। और सीरिया की यदि आप लोग बात करते हो तो जो सीरिया है, इस सीरिया की राजधानी कहां पर है। तो सीरिया की राजधानी है दमिश्क में। और यहां के जो राष्ट्रपति है उनका नाम क्या है। तो यहां के जो राष्ट्रपति है सीरिया के, उनका नाम है बशर अल अहमद, ठीक है ना। तो बशर अल अहमद जो है वो है सीरिया के राष्ट्रपति, ठीक है। अब आगे देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं नार्को की, तो नार्को स्टेट किसे कहते हैं हम लोग। यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था जो है वो किसके ऊपर टिकी हो, तो वो टिकी हो नशे के ऊपर। तो नशे यानी जितने भी मादक पदार्थ है, तो उन मादक पदार्थों पर जो देश की अर्थव्यवस्था टिकी रहती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं नार्को स्टेट। तो ये जो सीरिया है, ये जो सीरिया देश है, तो इस सीरिया देश की जो अर्थव्यवस्था है, यानी सीरिया देश की जो 90%, सीरिया देश जो है, इस सीरिया देश की जो 90% अर्थव्यवस्था है वो किस पर टिकी हुई है।
तो वो टिकी हुई है नशे पर। किस पर टिकी हुई है? तो ये टिकी हुई है नशे के ऊपर, ठीक है ना। तो इस वजह से हाल ही के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन सा बना है? तो ये बना है सीरिया देश, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग। ये है महाराज का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आप लोग कि हाल ही में किस आईआईटी संस्थान में देश की सबसे बड़ी सुविधा डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया है, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की, तो ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है इसका हाल ही के अंदर उद्घाटन किया गया है। और किसने किया इसका उद्घाटन? तो ये किया है डीआरडीओ ने, यानी भारत की जो रिसर्च विंग है डीआरडीओ। जैसे हम लोग बात करते हैं तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? तो डीआरडीओ की जो फुल फॉर्म है वो है डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो जैसे देखिए आप लोग, तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी सन 1958 में, ठीक है ना। और इसके जो हेड है डीआरडीओ के, तो इसके जो हेड है, तो इनके हेड का नाम क्या है? तो इसके जो हेड है वो है समीर वी कामत। समीर वी कामत। तो ये जो समीर वी कामत है, तो इन्होंने हाल ही के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। तो किस आईआईटी संस्थान की सहायता से? तो देखिए आप लोग, तो ये किया है आईआईटी हैदराबाद की सहायता से। आईआईटी हैदराबाद की सहायता से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आईआईटी हैदराबाद। जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर है तो उसका नाम है परम 8000। और जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि जो परम है, यानी जैसे परम शक्ति जो है, ये जो परम शक्ति सुपर कंप्यूटर है, तो इसको किस संस्थान ने लॉन्च किया है, ठीक है ना। तो देखिए जो परम शक्ति जो सुपर कंप्यूटर है इसको किस आईआईटी के द्वारा स्थापित किया गया? तो ये किया गया आईआईटी खड़गपुर। तो जो आईआईटी खड़गपुर है इसने क्या किया कि जो परम शक्ति सुपर कंप्यूटर है तो इसको क्या किया, वहां पर स्थापित किया है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कि हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया है ना? वर्ल्ड हेरिटेज डे, ठीक है ना, वर्ल्ड हेरिटेज डे। वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी विश्व विरासत दिवस जो है ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 18 अप्रैल को। तो 18 अप्रैल को कौन सा डे मनाया गया? तो ये मनाया गया विश्व विरासत दिवस, ठीक है ना। यानी हमारे जितने भी हेरिटेज है तो इन हेरिटेज को संरक्षण प्रदान करने के लिए यानी जितनी भी हमारे हेरिटेज साइट है तो इन हेरिटेज साइट को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से
विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 अप्रैल। अब जैसे हम लोग बात करते हैं हेरिटेज साइट की, तो भारत के अंदर टोटल कितनी हेरिटेज साइट है, तो भारत के अंदर कुल कितनी हेरिटेज साइट है, 40। यानी टोटल साइट कितनी हेरिटेज साइट, तो यह है 40। जैसे हम लोग बात करते हैं यूनेस्को की, तो इस यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, यह है पेरिस के अंदर। और इसकी स्थापना कब हुई थी, हाँ 1944 में। ठीक है ना, और इसके हेड कौन है, तो इसके हेड जो है वो है आंद्रे एजोले। ठीक है ना, तो आंद्रे एजोले जो है वो किसके हेड है, तो ये है यूनेस्को के। ठीक है, जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि विश्व के अंदर, ठीक है ना, यानी टोटल विश्व के अंदर सबसे ज्यादा यूनेस्को की हेरिटेज साइट में कौन सा देश शामिल है, तो विश्व में यूनेस्को की सर्वाधिक साइट, तो उसके अंदर कौन सा देश है, तो वो होगा इटली, है ना। यानी इटली जो है, ये इटली के अंदर सर्वाधिक यूनेस्को की श्रेणी के अंदर शामिल देश है। ठीक है ना, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार निम्न में से कौन सा एशियाई देश मध्य प्रदेश के पर्यटन प्रोत्साहन योजना का हिस्सा बनेंगे। तो देखिए आप लोग, तो ये है मध्य प्रदेश पर्यटन योजना। तो इस पर्यटन योजना के टोटल 5 जो देश है, जो हमारे पड़ोसी देश है, जैसे हम लोग बात करते हैं, तो ये एक दक्षिण एशियाई देश है। तो 5 देश कौन कौन से हैं, तो देखिए आप लोग, उनका नाम है, एक तो है भूटान, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है मालदीव, और चौथा यदि आप लोग बात करते हो तो ये है श्रीलंका, और पांचवा जो है वो कौन सा है, तो पांचवा जो है वो इसके अंदर हो जाएगा नेपाल। तो ये जो भारत के जो पड़ोसी देश है, तो इन पड़ोसी देश से मैत्री संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से जो मध्य प्रदेश की सरकार है, तो इस मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या किया कि इनको पर्यटन प्रोत्साहन योजना में शामिल करने का प्लान बनाया है। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने किसान संपर्क अभियान शुरू किया है। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं किसान संपर्क अभियान, तो इसके मध्य क्या है, तो इसका जो उद्देश्य है किसान संपर्क जो अभियान है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि जो गरीब किसान है, तो इन गरीब किसान को आर्थिक सहायता प्रदान करना, और जो किसान है इनको क्या करना है, तो इनको ट्रेनिंग देना भी है। ठीक है ना, तो ये उद्देश्य है किसका, तो ये उद्देश्य है किसान संपर्क
अभियान का। तो ये किसने स्टार्ट किया? तो इसके अंदर जो है किसानों को एक तो प्रशिक्षित किया जाएगा, दूसरा इन्हें आर्थिक संबल भी प्रदान किया जाएगा, ठीक है ना। और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि किसान जो है तो इन किसानों को जो उन्नत बीज होते हैं इस उन्नत बीज के बारे में अवेयर करना, ठीक है ना। तो तीसरा देखिए आप लोग कि ये कहां पर स्टार्ट हुई है? तो ये स्टार्ट हुई है जम्मू कश्मीर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा? जो हो जाएगा जम्मू कश्मीर, यानी ए ऑप्शन। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आ रहा है आप लोगों को तो दोस्तों को शेयर करना ना भूले, ठीक है। ओके, थैंक यू।